इन अवार्ड वापसी गैंग को अवार्ड वापस करने के लिए उनके मुंह पे तमाचा मारा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कंगना की कई चीजों से आप और हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसका इंटेंशन जो है, जहां वो चोट मार रही है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा गैंग कंगना से अवार्ड वापस मांग रहा है, ये अवार्ड वापसी गैंग। दरअसल इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कंगना को अवार्ड ही तुम्हारी पूंछ पर पांव रखने के लिए दी गई। कंगना को पद्मश्री ही पूंछ पे पांव रखने के लिए दी गई है, कि तुम्हारी पूंछ पर पांव रख दी है कंगना ने। और कंगना ने यूं ही नहीं कहा, एक ऑथेंटिक सवाल उठाया कि 1947 में क्या हुआ। ये कुछ लोगों को, सेलेक्टिव लोगों के माध्यम से कहते हैं कि देश को आजादी मिल गई। उसने यही सवाल किया कि आजादी की लड़ाई तो 1857 में लड़ी गई, और ये इसलिए कहा जा रहा है कि आपको जवाब देना पड़ेगा शब्दों के माध्यम से। 1914 के बाद से क्या हुआ? क्यों जहां मर्जी वहीं दंगे होते थे, जैसे महाराष्ट्र में आज हो रहे हैं? मैं बार बार कहता हूं कि दंगाई प्रदेश तो उत्तर प्रदेश था, कि हाल तक मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, मेरठ में हो जाते थे। उस उत्तर प्रदेश में त्रिपुरा का रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? फ्रांस का रिएक्शन हो जाता था चारों तरफ, क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए क्योंकि आजादी, ये गैंग जो है, ये अवार्ड वापसी गैंग अपनी मर्जी से, चुकी इन्हें इसीलिए अवार्ड दिए जाते थे ताकि आप अपने शब्दों पर आवरण उठाएं। और इसीलिए जी कहा जाता है कि बहुत प्लानिंग में जेएनयू का की स्थापना की गई। ये जो लेफ्टिस्ट सोच के लोग हैं, वो कम से कम कहीं कहीं सेट रहें, उनका खुराक मिलता रहे, और सरकार और सिस्टम को परेशान ना करें। इस पूरी खेल को समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं लगातार, कोई चाहे कंगना के लिए बोले या ना बोले, मेरा व्यक्तिगत कंगना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंगना ने जो आवाज उठाई है, उस फैक्ट को कहां मार रही है। मसलन ये नहीं है कि वो देश के खिलाफ बोल रही है, उसने साफ कहा कि मुझे साबित कर दो कि क्या ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं था 1947 में। और जो लोग ये कहते हैं कि सावरकर ने माफी मांगी, तो नेहरू ने क्या किया सालों तक? क्यों, यदि इतनी बड़ी लड़ाई थी, तो माउंटेन बेटन की पत्नी के साथ नेहरू की गलबहियां क्यों थी? क्या लड़ करके आप जिसे दुश्मन बना करके भगाते हैं, उसकी पत्नी से, उसी के पति के सामने आप इस तरह से गलबहियां करते हैं? ये माउंटेन बेटन की बेटी खुद अपनी किताब में नेहरू के संबंधों को लेकर के लिखती है। दरअसल कंगना ने, मैं क्यों कह रहा हूं कंगना ने पूंछ पर पांव रख दिया है? कंगना ने पूंछ पर पांव इसलिए रख दिया है कि जितना इसे खुरेदेंगे अवार्ड वापसी के नाम पर, उतना ज्यादा ये खुरचे जाएंगे और सच सामने आएगा। क्योंकि इनका सच इतना काला है कि उनको उघेरने का डर लग रहा है। इस देश में ऐसा षड्यंत्र किया गया, जैसे लगा कि इस देश में हमने जाना ही नहीं कि सरदार पटेल की भी कोई भूमिका थी। हमने कई बार अपने व्यूअर्स को सुनाया कि बचपन में हम प्रभात फेरी लगा रहे थे, एक बार डॉक्टर लोहिया अमर रहो का नारा लगाया गया, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, डॉक्टर लोहिया का नाम नहीं लेना है। तब समझ में आया कि क्यों डॉक्टर लोहिया का नाम नहीं लेना है। आज समझ में आ रहा है, जैसे बॉलीवुड के फिल्म। इसीलिए सोशल मीडिया के दौर में इनकी परतें उखड़ रही है। कंगना ने बस कुछ नहीं किया है, पूंछ पर पांव रख दिया है। अब उन्हें तिलमिलाने दीजिए, वो जितना अवार्ड वापसी की मांग करेंगे, कंगना उसका कंगना के साथ लाखों लोग सोशल मीडिया पर उसके लिए जवाब देंगे। कंगना ने सिर्फ पूंछ पर पांव रखा है, बाकी काम अब दूसरों को करना है। इसीलिए अवार्ड वापसी गैंग को भी इस बात का बहुत डर लग रहा है कि चर्चा अब कहां तक जाएगी, तो दूर तलक जाएगी। इसीलिए जब ये जनेऊधारी कोट पर जनेऊ पहनते हैं, तो लोग पूछने लगते हैं कि भैया, जनेऊ धर्म, मजहब, जाति तो बाप के आधार पे होती है इस देश में, तो तुम जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे हो गए? क्या बाबूजी ब्राह्मण थे या माताजी थी? हिंदू कौन था? ये सवाल दरअसल उन्हें इसलिए कि एक चर्चा में इसीलिए विमर्श से भागते हैं, और जब इसीलिए पूरे उद्देश्यों को जिन्ना तक ले जाते हैं, और हिंदुत्व को आईएस से जोड़ते हैं पूरे मामले को, इसलिए क्योंकि इन्हें लगता है कि एकजुट होता तुष्टिकरण का वोट ही हमें जिता सकता है। इसीलिए कंगना इन सबको तिलमिलाहट दे रही है, और कंगना ने जब पूंछ पर पांव रखा है, उनकी तिलमिलाहट का बस आनंद लीजिए और सतर्क रहिए। चेतन राव जी कह रहे, मनीष जी 75 में टीवी की शुरुआत भारत में केवल 7 शहरों में थी, बाकी भारत में 80 के बाद क्रमशः हुआ। बिल्कुल चेतन जी, इनफैक्ट 1982 के में जब एशियाड हुआ था,
उसके बाद टेलीविजन दिल्ली के बाहर कुछ शहरों में जाने लगा। और मैं इसीलिए कहता हूं कि इस बात को लेकर कि कोई उससे किसी मंच से यदि मुझे मिल जाए अदालत लगाने वाले संपादक, जिनसे कि हर मंच पे हर किसी के साथ कह देता है कि मेरे बाबूजी कहते थे कि तुम दूसरे के घर में तीसरे को देखने जाते हो, कुछ ऐसा करो कि खुद करो, टेलीविजन देखने जाते थे। तो तुम्हारा जन्म 56-57 में हुआ है। ये सब काम बच्चा जो है दूसरे के घर में टीवी देखने का कब जाता है? मैक्सिमम 10 से 12-13 साल की उम्र। तुम 65-67 में टीवी देखने जाते थे किसी दूसरे के घर में। कैसे बेईमानी से कमाए हुए लोग जो हैं वो अपनी चीजों को ढकने के लिए, और खुद कहता है कि मैं 7 भाई बहन के साथ, 7 भाई बहन के साथ एक झुग्गी नुमा एक कमरे में रहता था। टाटा बिरला से दोस्ती हो गई, बिरला बन गए। इसीलिए ये जब कह देते हैं ये चीजें नहीं खुलती, इनकी रह जाती ऐसे ही। जब ये किसी नशेड़ी के बचाव में अदालत लगाने लगते हैं तब इन सबसे पूछा जाना चाहिए। इस सवाल सिर्फ तुम नहीं पूछोगे। दरअसल इनकी समस्या, इन लिबरल्स गैंग की समस्या और इन सोकॉल राष्ट्रवादियों की समस्या ये है जो पत्रकारिता का आवरण ओढ़े हुए हैं। इस सवाल सिर्फ मुझसे पूछा जाना, मैं ही पूछ सकता हूं, तुमसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? इसीलिए पूरी किताब उनसे ही सवाल है, इसका जवाब दो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकारिता का काला अध्याय, कई लोग कहते हैं कि आपने क्या सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल को कांग्रेस भक्त पत्रकारों की का घेरा है। अदालत लगाने वाले संपादकों की टोली ने तो रंग बदला है। इन सब का खुलासा है। पत्रकारिता का काला अध्याय दरअसल एक दस्तावेज है। और मैं बार बार कहता हूं, इसलिए नहीं कि मेरी पुस्तक है, आप सबको पढ़ने की जरूरत है इसको। आप पूरे उस षड्यंत्र को आप समझ पाएंगे इस किताब के माध्यम से। क्योंकि यदि इस पत्रकारों ने आज तक सिर्फ अपनी रिपोर्ट का संग्रह लिखा है, ये रिपोर्ट मेरी किसी रिपोर्ट का संग्रह नहीं है, कि मेरे 20 साल की पत्रकारिता के रिपोर्ट का संग्रह नहीं है, ये पूरा सार है। कपोत पर आपको इसका पूरा, आप इसे लिंक से ले सकते हैं। मैं कपोत का मोबाइल नंबर भी इसमें आपको टैग कर दूंगा। कई लोग इसकी चर्चा करते हैं ताकि आप जवाब दे सकें। ये किताब इसलिए, ये दस्तावेज इसलिए है कि पत्रकारिता का काला अध्याय, कि आप किसी भी मंच पे सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें जवाब दे सकें।